क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपने अपने शहर से स्टार्ट किया और अपने ही लड़कों को भेजा कि जाके वो फिर उस पर रिटर्न रेशो भी नहीं आई होगी। अच्छा, तो चाइना के सप्लायर्स के साथ आपकी कैसे बात हुई थी कि एलटीडी और एलएलसी अगर आप बाहर से रजिस्टर करवा दे तो उस पर टिकटॉक शॉप बन जाती है, फिर आप पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर सकते हैं? मुझे जो सबसे बड़ा इशू आया था वो था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टैक्स। इस तरह मैंने देखा था कि शॉपिफाई आपको पहले 3 मंथ्स का ट्रायल देता है, उसके अंदर आप अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हो। 3 मंथ्स आर क्वाइट इनफ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं खुद भी समझता हूँ कि अगर आप अपना स्टार्टिंग में खुद ही डिलीवरीज करो अपने शहर के अंदर तो आप इतना प्रॉफिट बना लेते हो कि आपके पास ऐड का बजट निकल आता है। एग्जैक्टली। फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, बैकअप प्लान बन जाता है। मुझे बताएं कि प्रोसेस क्या होता है, आपका जो केस बनता है उसका प्रोसेस क्या है? नहीं, आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ तो जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स बने हुए हैं क्या वो अपनी क्वालिटी गिरा देंगे या फिर अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप एक महंगी चीज़ निकालोगे लोग इतनी अच्छी बाय नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद बिन काशिफ, फर्स्ट एपिसोड के साथ द नेक्स्ट चैप्टर पॉडकास्ट चैनल। और जैसे मैंने अपने पहले इंट्रो में बताया था कि हमारा जो पॉडकास्ट का मोटिव है वो पाकिस्तानी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, तो उसी वजह से मैं केस स्टडीज़ कर रहा था। मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री इस वक्त ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मोस्टली हमारा जितना भी क्रीम होती है इंटरमीडिएट के बाद लोग एंटर होते हैं, 90% ऑफ द ब्रांड्स दे शट डाउन आफ्टर देयर इनिशियल स्टेप। और ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि क्लियर एक गाइडेंस नहीं होती। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि दुनिया की अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स से ई कॉमर्स पे शिफ्ट कर रही है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि हमारा जो पहला पॉडकास्ट होना चाहिए, उसका जो एपिसोड 1 होना चाहिए, वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में बनी है उसके ऊपर होना चाहिए। और उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इसी तरह लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई, तो उसमें से एक बेहतरीन कहानी मुझे मिली, तो मैं चाहूँगा कि हम उसी से स्टार्ट करें। तो उसी वजह से मैंने आज अपने स्टूडियो के अंदर मिस्टर मोहम्मद फलाह को बुलाया। ये CEO ऑफ वाइलनेक्स हैं, जो एक मोबाइल केस ब्रांड है और इनके मल्टीपल, उसके बाद इनका स्टार्टअप ब्रांड था, उसके बाद इनके मल्टीपल ब्रांड्स और भी हैं। तो वेलकम फलाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहली तो कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें आपने मौका दिया कि हम आपकी स्टोरी को कवर करें और आपसे जानें कि हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या हर्डल्स आती हैं और कैसे आपने इन हर्डल्स को क्योर किया और अब माशाल्लाह सक्सेसफुल एक ब्रांड बना के बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस भी हमारी क्यूरियस होगी कि आपसे पूछें कि आपने कैसे स्टार्टअप लिया, क्या क्या हर्डल्स आई आपको स्टार्टिंग में, क्या सीधा आपने यही सोचा था कि मैंने ये करना है, कि इससे पहले आपने कुछ और ट्राई किया और फिर आप इधर शिफ्ट हुए? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी हमारा व्यूअर है वो ये बैठ के सोच रहा होगा इन लोगों ने भी गलतियाँ करनी है, लेकिन ये जब आपकी डायरेक्शन देखेंगे तो इनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आपने वाइनलेक्स स्टार्ट कैसे किया था, क्या स्टोरी लाइन है? मैं पहले तो ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर जिस तरह मैं आपके साथ पॉडकास्ट के अंदर बैठा हूँ, अगर मुझे आज से 4 साल पहले इस तरह का पॉडकास्ट मिल जाता तो मुझे बहुत सारे हर्डल्स फेस ना करने पड़ते। और वाइलनेक्स की जो स्टोरी है वो एक स्ट्रगल स्टोरी है और कोई भी स्ट्रगल देखता नहीं है। सही, ठीक है, एवरीवन सीज देयर सक्सेस, नो वन सीज द पाथ। अब वाइलनेक्स की स्टोरी इस तरह से थी कि आफ्टर इंटरमीडिएट आई checked the market of e-commerce. It was booming at that time. I was very interested in doing e-commerce. I started with market research. मैंने market research की, market research के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अंदर पाकिस्तान लैग कर रहा था। मैंने उसके अंदर एक इंडस्ट्री देखी, फ़ोन केस की। फ़ोन केस की जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं था जो पाकिस्तान के अंदर फ़ोन केस मैन्युफैक्चर कर रहा हो। दे वर ऑल इम्पोर्टिंग, एंड इम्पोर्टिंग के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। व्हेन आई कॉन्टेक्टेड चाइना सप्लायर, उधर उन्होंने मुझे 3 क्वालिटीज़ के बारे में बताया एंड आई वॉज शॉक्ड अबाउट दैट कि इतनी क्वालिटीज़ एंड द लोएस्ट क्वालिटी पाकिस्तान में आती है। अच्छा, जो बेस्ट क्वालिटी है वो इस वक्त यूरोपियन है, वो अमेरिका और यूरोप वाली साइड के ऊपर जाती है। जो सबसे लीस्ट क्वालिटी होती है वो पाकिस्तान के अंदर आती है। व्हेन चाइना का जब सप्लायर था और उससे मेरी बात हुई थी और उससे मैंने ये बात बताई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उसने मुझे वही रेट दिया जो लोएस्ट क्वालिटी। अच्छा, तो चाइना के सप्लायर्स के साथ आपकी कैसे बात हुई थी, क्या वो फनल क्या बना था? चाइना के सप्लायर के साथ मेरी इस तरह से बात हुई थी कि आई कॉन्टैक्टेड देम फ्रॉम अलीबाबा। अलीबाबा के बाद मैंने उनको वीचैट के थ्रू रब्ता किया। अच्छा। अब अलीबाबा के अंदर एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट रेशो कम होता है, बिकॉज जो सप्लायर्स होते हैं उनको टैक्स भी पड़ रहा होता है उस प्लेटफॉर्म का, इस वजह से उनके जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। बट कुछ जो होते हैं वो, अगर आप वीचैट जो होता है वो चाइना का व्हाट्सएप है, ठीक है, अगर आप वीचैट के ऊपर जाके उनसे बात करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली वो आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो ढूंढना है वो सप्लायर जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का।
अगर उसका एक्सपीरियंस ही 15 ईयर्स का है तो आफ्टर ऑल वो मार्केट में ऐसा ही एंड वो मैन्युफैक्चरर है. आई कॉन्टैक्टेड मैन्युफैक्चरर, आई डिड नॉट कॉन्टैक्टेड होलसेलर्स. ठीक है, आई गॉट इट. अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो बना जब आपने वहाँ से सप्लायर से बात की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड मार्केट रिसर्च. पाकिस्तान की फ़ोन केस की मार्केट मैंने स्टडी की. उसके अंदर बहुत सारे लैक्स मैंने देखे. मैंने उसके बाद फिर अपना हाल रोड के ऊपर और साथ में कराची के अंदर मैंने दोनों से जितने भी सप्लायर्स थे मैंने उनसे कांटेक्ट किया. मैंने डेमो आर्टिकल्स मंगवाए, मैंने उसको चेक किए, बट द क्वालिटी वाज वर्स. आपकी जितने भी फ़ोन केसेस हैं वो 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं. दैट्स द रीज़न वाई आई थॉट टू स्टार्ट वाइल्डनेक्स. और पाकिस्तान का नाम है इस चीज़ के अंदर बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी. अब फ़ोन केस की मार्केट पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ज़ीरो थी. नो वन एवर स्टार्टेड अ ब्रांड जिसको फिर मैंने इसको देखा कि जो प्रॉपर्ली मतलब फ़ोन केस के ऊपर कर रहे हो. ठीक है. उन्होंने एफिलिएट किया हुआ था डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जो कि चाइना के ब्रांड्स थे. दे डिड नॉट स्टार्टेड देयर ओन. तो उस चीज़ को देखने के लिए मैंने फिर इस तरह से किया था कि मैंने एक ब्रांड बनाया. वाइल्डनेक्स को शुरू किया आज से 4 साल पहले. वाइल्डनेक्स को शुरू करने के बाद मैंने उसमें बहुत सारे हर्डल्स फेस किए. मैंने जब चाइना से स्टॉक ऑर्डर किया तो उसके अंदर मुझे जो शिपिंग टाइम आ रहा था वो अराउंड 2 मंथ्स आ रहा था. दैट वाज अ वेरी गुड टाइम. और उसकी वजह से जो कस्टम्स है और वो भी बहुत तंग कर रहे थे. अच्छा. पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक चीज़ थी कि या तो आप एयरप्लेन से मंगवाते हो या तो आप शिप से मंगवाते हो. शिप से आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और एयरप्लेन से अगर आप मंगवाओगे तो आपको कस्टम टैक्स ज़्यादा पड़ेगा. बट आई वांटेड टू स्टार्ट इट फास्ट, सो दैट्स व्हाई आई डिड इट बाय एयरप्लेन. मैंने एयरप्लेन से सामान मंगवाया. जब मैंने उसकी क्वालिटी टेस्ट की इट वाज वेरी गुड. पाकिस्तानी मार्केट में उस तरह की क्वालिटी नहीं थी. मैंने उनको टेस्ट किया, मैंने सप्लायर से बात की. सप्लायर से मैंने उनसे बिकॉज जो मेरा सप्लायर था, जो मैन्युफैक्चरर था, बेसिकली वो ब्रांड्स को दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको कटर किया. मैंने उससे और इन्फॉर्मेशन ली कि हाउ आर दे वर्किंग एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस बिजनेस. अच्छा, इसमें एक सवाल बनता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने जब वहाँ से सप्लायर से मंगवाया तो आपको वैसे एक हमें लमसम बताएं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट आई. फिर उसमें से आपने ऑब्वियसली ऐड की कॉस्ट निकाली होगी, फिर आपने डिलीवरी कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट निकाली होगी. जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं वहाँ के भी शिपमेंट कॉस्ट लगी है आपको. तो पाकिस्तानी मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का ला के आपने फिर कैसे सेल की? असल सवाल तो ये बनता है ना, मतलब कि आपने अगर बनाया तो फिर क्या स्ट्रेटेजी लगाई? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है. बेसिकली जो लोग होते हैं ना, जो कस्टमर होता है, वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वो आपकी स्टोरी खरीद रहा होता है. बिल्कुल. दैट्स वाई सबसे पहले आपने अपने ब्रांड की स्टोरी बतानी होती है कि आपका ब्रांड किस तरह से है, आपका ब्रांड बना किस तरह से, आपने क्या क्या हर्डल्स फेस किए, जिसकी वजह से ऑडियंस जो होती है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है. आपने बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, वो आफ्टर विनिंग दिस प्लेटफॉर्म उसके बाद वो अपना ब्रांड लॉन्च करने की तरफ आते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव देयर ओन ऑडियंस. और जब वो ऑडियंस के साथ अपना प्लेटफॉर्म, अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड, जिसकी वजह से उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी. अब हमने सबसे पहले क्वांटिटी नहीं रखी थी, हमने क्वालिटी रखी थी. जिसकी वजह से हमने पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने हाल रोड, शालम और साथ में कराची, क्योंकि ये 3 मेन हब है बिजनेस के. हमने इन तीनों से रब्ता किया. तीनों से हम लोगों ने सामान मंगवाया. सामान मंगवाने के बाद हमें बहुत सारे फेसेस इशू करने को पड़े, जिसकी वजह से हमने उसको टैकल करने के लिए हमने चाइना के थ्रू रब्ता किया. अब चाइना से जब हमने सामान मंगवाया था इट वाज कॉस्टिंग टू मच. पाकिस्तान मार्केट के अंदर वो बहुत सस्ता था. और जब हमें ये कस्टमर ने भी बहुत बार कहा, जब हमने रिसेंटली एक टेस्टिंग के लिए चलाई थी एड्स वगैरह, उसके अंदर हमें कस्टमर्स बार बार रेपिटेटिव ये बात कह रहे थे कि योर कॉस्टिंग इज़ टू मच. मुझे ये केस मार्केट से 600-700 का मिल जाएगा एंड यू आर कॉस्टिंग इट 1500-1800. जब तक उनके सामने चीज़ नहीं होगी ना, दे वोंट लुक एट इट. अब अगर आप यही बात एप्पल की कर लें, एप्पल के जो फ़ोन केसेस हैं इट कॉस्ट 24,000-30,000. इतने महंगे हैं, बट वो महंगे क्यों हैं? क्योंकि उनकी क्वालिटी उस तरह की है. क्वालिटी और एक नाम, जो क्वालिटी और नाम, एग्जैक्टली. बट बेसिकली नाम भी इसी तरह से बनता है कि जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी ना, हमने क्वालिटी ब्रांड बिल्डिंग वाली साइड पे हमने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. अब मोस्टली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जाते ही इस तरफ से हैं कि हमने पैसा कमाना है. ठीक है, ये लोग ब्रांड की तरफ नहीं जाते, प्रोडक्ट सेलिंग पे चले जाते हैं. प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर चले जाते हैं कि इजी मनी पैसे आने चाहिए, इजी मनी, राइट. जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं. हाँ, ऐसे ही. और उनका ब्रांड, वो कहता है कि ई-कॉमर्स इज डेड, बट इट्स नॉट डेड. आपने वो पूरी मेहनत की, राइट वे और राइट ट्रैक से चलो तो इट इज फ्लरिशिंग मार्केट. मेहनत का फल अल्लाह ने देना. बेशक. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है आपसे
ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा फ्लॉ आता है पाकिस्तानी लोकल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ये है कि आपको रिटर्न रेशो बहुत होती है। मतलब कि आपने अपना डिस्पैच कर दिया, आपके जितने भी ये कोरियर सर्विसेज होती हैं, लेपर्ड होगी, TCS वाले होंगे, ये प्रोडक्ट आपसे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके 1-2 कॉल्स करके वापस ले आए, मतलब कि रिटर्न पड़ गया आपको, लेकिन आपको वहाँ पर आपको जो डिलीवरी कॉस्ट है वो पूरी पड़ी। तो आप इसको कैसे कैटर करते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि कोरियर कंपनी के साथ जब हमने वर्क किया था, हमने पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर कोरियर कंपनी के साथ वर्क किया है और हमें हर कंपनी के अंदर किसी ना किसी सिटी के अंदर फ्लॉ आया है। अब ये नहीं है कि आपकी हर कोरियर कंपनी गंदी है, हर कोरियर कंपनी किसी सिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। लाहौर के लिए लेपर्ड्स बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ के लिए डिफरेंट कोरियर पोर्टल्स है। अब इस चीज़ को मैंने इस तरह से टैकल किया था कि जब मैंने चीज़ लॉन्च की थी, मैंने अपने होम सिटी के अंदर की थी और उसके अंदर मैंने फिर जो डिलीवरी सिस्टम था मैंने वो अपना खुद रखा था। और मैंने इस तरह इसको एक और चीज़ इसके अंदर टैकल की थी ब्रांड बनाने के लिए, मैंने सेम डे डिलीवरी की थी। क्योंकि क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपने अपने शहर से स्टार्ट किया और अपने ही लड़कों को भेजा कि जाके वो करें, उसमें रिटर्न रेशो भी नहीं आई होगी। अच्छा, ये चीज़ मैं खुद भी समझता हूँ कि अगर आप अपना स्टार्टिंग में खुद ही डिलीवरीज करो अपने शहर के अंदर, तो आप इतना प्रॉफिट बना लेते हो कि आपके पास ऐड का बजट निकल आता है। एग्जैक्टली। फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली, बैकअप प्लान बन जाता है। बेसिकली कोरियर कंपनीज क्या करती हैं, वो 15 to 20 डेज का बैकअप रखती हैं पेमेंट का, जिसकी वजह से आपकी जब पेमेंट स्टक हो जाती हैं, आपकी जब पेमेंट्स होल्ड पर चली जाती हैं, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है कि आपके पास पीछे से फंडिंग नहीं आ रही थी, एड्स नहीं आपकी चल रही। अच्छा, इसके अंदर मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सी पाकिस्तानी कोरियर कंपनी है जो सबसे जल्दी आपको पेमेंट्स डिस्पैच करके देती है? ब्लू एक्स। अच्छा, तो उनका क्या सिनेरियो चल रहा है पेमेंट्स का, कैसे पेमेंट करते हैं वो पेमेंट्स? अगर आपको मंडे का आपको पार्सल गया है, वो आपको थर्सडे तक आपको पेमेंट कर देंगे। डिस्पैच करने के बाद, अच्छा, 3 दिन के बाद वो आपको पेमेंट कर देंगे। ओके, ग्रेट, सही हो गया। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपने जब अपना पहला स्टार्ट ले लिया था, तो आपको एक्चुअल में सबसे बड़ा इशू कहाँ पर आया था? ऑब्वियसली कोई ना कोई एक इशू आया होगा आपको, जिसको आप सोच रहे होंगे यार मैं इसको कैसे कैटर करूँ, तो उसके लिए आपने क्या सोचा था? मुझे जो सबसे बड़ा इशू आया था वो था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टैक्स। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाइना से सामान मंगवाता हूँ, मुझे वहाँ से शिपिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, GST, मुझे यहाँ से जो मैंने चीज़ भेजनी है वैट, उसका मुझे हर चीज़ का टैक्स पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फाइलिंग की तरफ नहीं जाते, वो फाइलर नहीं बनते। उनको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह होता है, या वो कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट एट द एंड वो कॉस्टली होती है, बट वो आपको बहुत सारे टैक्सेस से बचा रही होती है। एक्सपोर्ट पे आपको फ़ायदा हो रहा है। सही। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप पेमेंट्स अपनी कार्ड से करते हैं, तो आपकी कार्ड्स के ऊपर क्या रेशियो टैक्स की चल रही है अभी? अच्छा, जो बेसिकली एड्स होती है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनल बजट के अंदर आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टैक्स इंटरनेशनल लगता है। अब उसको टैकल करने के लिए मैं इसका आपको हल बता सकता हूँ। आप एक पेयोनियर अकाउंट बनाएं। पेयोनियर अकाउंट के बाद आपने उसके ना $100 जो है वो डिपॉजिट करना है, वो आपके अपने। आपने जब $100 डिपॉजिट कर लिया, किसी से मंगवा के उनको वापस बेशक सेंड कर दिया, आपकी जो हिस्ट्री होगी वो $100 तक की होगी, आपको वो फ्री कार्ड देते हैं, ठीक है। आपका जब फ्री कार्ड आपके पास आ गया, वो US आपको 2 कार्ड्स देते हैं फिजिकल, और साथ में 4 कार्ड्स आपको देते हैं वर्चुअल। तो आपने जब 2 कार्ड्स उसको इस्तेमाल कर लिया फिजिकल के अंदर, आप उसके अंदर US और साथ में UK, JPP और डॉलर, अगर आपने ये 2 कार्ड्स ले लिया, उसके अंदर फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ऐड चलाएं, आपको टैक्स बहुत रेशो कम पड़ेगी। ग्रेट, सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके सामने अब 3 मॉड्यूल्स आ जाते हैं, एक तो शॉपिफाई, एक वर्डप्रेस और एक ये डेवलपर्स वाली होती है वेबसाइट जी। तो इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर कौन सी जो वेबसाइट होती है वो बेटर होती है आपको मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, आप उसके साथ जो आपने एक्सटेंशन लगानी होती है, SEO करनी होती है, उसके लिए सबसे बेहतर एज अ एंटरप्रेन्योर ई कॉमर्स के अंदर आपको सबसे बेहतर कौन सी वेबसाइट लगती है, किस पे काम करना चाहिए? अच्छा, जो सबसे पहली बात है ना कि 3 जो आपने मॉड्यूल्स बताए हैं, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो नो डाउट शॉपिफाई है। शॉपिफाई की स्पीड बहुत अच्छी है। शॉपिफाई के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐप इंटीग्रेशन बहुत आसान है उसके ऊपर। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेज करना वो बहुत आसान है। वो कॉस्टली हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंगल बिजनेस ओनर है जिसके पास आपके पास टीम नहीं है, तो आपके लिए शॉपिफाई बेस्ट है। आप वरना वर्डप्रेस पे चले जाओ तो आपको बंदा रखना पड़ेगा जो उसको मैनेज करे, लेकिन शॉपिफाई आप खुद कर लोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो कट हो जाता है। शॉपिफाई आप कर लोगे तो शॉपिफाई के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से वो बहुत इजी टू यूज़ है। उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप उसके ऑर्डर्स वगैरह ट्रैक कर सकते हो फॉर द स्मॉल सिंगल ओनर। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अब शॉपिफाई के ऊपर शिफ्ट कर रही हैं बगैर कोड की वेबसाइट्स के। हालांकि उनकी कोडिंग वेबसाइट्स हमारी कुछ मार्केटिंग एजेंसीज हैं और कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उन्होंने बनाई हुई हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ से ख़त्म करके वो
खुद शॉपिफाई की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज शॉपिफाई उनको इतनी चीज़ें, इतनी लाइबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि वो वहाँ पर बहुत ईजी और कंफर्टेबल है। हाँ। और इस तरह मैंने देखा था कि शॉपिफाई आपको पहले 3 मंथ्स का ट्रायल देता है, उसके अंदर आप अपना बिजनेस फ्लरिश कर सकते हो। 3 मंथ्स आर क्वाइट इनफ, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप कर लो तो फिर उसके बाद आप अपने कारोबार में से ही $25 जो उनको पे करना है वो निकल आता है इजीली, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर एक इशू है, पाकिस्तानी मार्केट का एक फ्लॉ था कि शॉपिफाई स्टोर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 7 मिलियन स्टोर्स था पाकिस्तान का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1000 स्टोर्स चल रहे थे जिनको प्रॉफिट हो रहा था। बाकी क्या करते थे, वो शॉपिफाई स्टोर 3 मंथ्स का क्रिएट करते थे, बंद करके 3 मंथ्स का फिर से ट्रायल लेते थे। जब वो अपने बिजनेस की तरफ एक तरफ वो देख नहीं रहे थे उसको कि आई वांट टू बी प्रॉफिटेबल, जब वो $25 अपने वेबसाइट को पे नहीं करने को तैयार थे, तो हाउ कुड वी से दैट दे आर सक्सेसफुल। फर्स्ट थिंग दिस, उसके बाद शॉपिफाई ने क्या किया, शॉपिफाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक तो हमें लैक दिखता है कि अगर हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं तो हमें पेपाल या बाहर के जितने भी पेमेंट गेटवे वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अब शॉपिफाई ने एक रूल निकाल दिया था कि 1 मंथ का फ्री ट्रायल होगा उसका, सिर्फ यूएसए के लिए ये अलाउड था कि यूएसए के अंदर 3 मंथ्स है, बाकी सारी दुनिया के लिए उन्होंने 1 मंथ कर दिया था, बिकॉज शॉपिफाई स्टोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, फ्री ट्रायल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोर्स बन रहे थे, रेपिटेटिव बन रहे थे, जिसकी वजह से वो इस इशू को टैकल कर रहे थे कि जिस बंदे ने 1 महीने में बिजनेस चलाना होगा वो 1 महीने में चला लेगा, जिसने 3 महीने में भी नहीं चलाया वो 3 महीने में भी चला सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वाइट लेबल है एक तो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग है और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स होते हैं। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जो भी ये हमारे व्यूअर्स अभी बैठ के देख रहे हैं, अगर इन्होंने स्टार्ट करना है तो ये लो बजट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? अगर ये लो बजट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जाएं, बट ड्रॉप शिपिंग किसी प्लेटफॉर्म के साथ ना करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म की फीस बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट रेशो बहुत कम है। मतलब कि ये जो मरकज़ और जंबिल वगैरह बने हुए हैं आप इनकी बात जंबिल दुबई के अंदर है, पाकिस्तान में सिर्फ मरकज़ है, और मरकज़ के अंदर भी हमने रजिस्टर होने की कोशिश की थी, और जंबिल इसका हमें इशू आया था मरकज़ के जब हमारी टीम एफिलिएट हुई थी, हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई थी, हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, उन्होंने हमें एक ऑन बोर्ड लिंक दिया था, ठीक है। हमने ऑन बोर्डिंग लिंक के अंदर उन्होंने कहा था कि आपने जूम मीटिंग के अंदर ज्वाइन किया, हमारे टीम मेंबर ने उनको ज्वाइन किया जूम मीटिंग के अंदर। जूम मीटिंग के बाद जो बंदा हमें टैकल कर रहा था, जो बंदा हमें बता रहा था सारा कुछ कि आपकी मीटिंग होनी है, आपकी ये होना है वो होना है, ही जस्ट सेड दैट अभी हम ऑन बोर्ड नहीं कर रहे किसी को भी, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे, हालांकि वी वर फ्रॉम लाहौर एंड द मेजर इंडस्ट्री इज बिजनेस की जो है वो लाहौर है, कराची और इस्लामाबाद है। दे सेड वी आर नॉट ऑफबोर्डिंग फ्रॉम कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, व्हिच मींस दे हैव अ लॉट ऑफ फेलियर इन देयर बिजनेस। ओके, दैट्स वाई उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या तो वो खुद सोर्स करें, एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी लो। अच्छा, आपने ड्रॉप शिपिंग की बात की, मैं जितना इस चीज़ को समझा, ड्रॉप शिपिंग जब आप करने जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपके सामने जो एक हर्डल आती है वो ये आती है कि आपने कंपनी रजिस्टर करवानी होती है, LTD LLC, अगर आप US और UK के अंदर करते हैं। उसके बाद आपने पेमेंट गेटवेज को मैनेज करना होता है, पेपर वगैरह, ये वो ऑब्वियसली तभी होंगे जब आपकी कंपनी रजिस्टर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आपने टिकटॉक अकाउंट लेना होता है, पाकिस्तान में बैठ के तो बनता नहीं, ठीक है, वो भी आपने मैनेज करना होता है। आपके पास सिर्फ एक फिजिबिलिटी ये रह जाती है कि आप मेटा अकाउंट आपका पाकिस्तानी बन जाएगा, वहाँ से आप अपनी मार्केट प्लेस बाहर की रख लें। शॉपिफाई में भी सेम है, अपनी मार्केट प्लेस अगर आप US की रखेंगे तो आपका वो US का स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई भी बंदा है वो इस साइड पे शिफ्ट होने लगा तो $1 1.5 लाख का तो खर्चा ये निकल आएगा इसका। अच्छा, अगर आप देखें ना, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आपने खुद तैयार करना होता है। अगर आप इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर जा रहे हैं तो इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर आप eBay, Etsy और Amazon की तरफ जा सकते हैं। Amazon कॉस्टली है, eBay और Etsy के ऊपर जा सकते हैं। eBay का अकाउंट तैयार करने के लिए eBay बेसिकली जो होता है वो पीछे से रोबोट्स हैंडल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ आप इस तरह से उनकी एक्टिविटी इस तरह की लगती है कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है तो वो फ़ौरन बैन कर देते हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान जो है वो उनकी कंट्री लिस्ट के अंदर नहीं आता है कि यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। बट उसके भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आपने वाकई बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, अब आप पर है कि आप उसको टैकल किस तरह से करते हो। ऐसा ही है। अब अगर आप इंटरनेशनल मॉडल के ऊपर जा रहे हो, मैं इनको जो आपकी ऑडियंस है उनको यही सजेस्ट करूंगा कि दे शुड गो फॉर eBay, द बेस्ट मार्केट प्लेस, इट्स फ्री। 3 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा, बट 3 मंथ्स के बाद आपको जो रिटर्न रेशियो आएगी वो बहुत बेस्ट आएगी। अब अगर आप पाकिस्तान मार्केट में देखते हैं, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग आप प्लेटफॉर्म के थ्रू ना करें, आप होलसेलर्स के थ्रू करें। आप होलसेलर्स को जाके बताएं कि मुझे वही रेट चाहिए जो 100 पीस का आप दे रहे हैं एक सप्लायर को, मुझे वो 1 पीस का रेट चाहिए। टॉक टू देम। 100 लोग से बात करोगे उसमें सिर्फ 4 मानेंगे, 4 मान जाएंगे, 5 मान जाएंगे, 1 मान जाएगा। वो डिपेंडिंग है कि आपकी नीश कौन सी है। पर आपको 100 बंदों से बात जरूर करनी है। आप 10-12 बंदों से बात करने के बाद जब आपको कोई भी नहीं मान रहा, इट्स नॉट, जब तक आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप आगे उसके ऊपर जितनी भी वर्किंग अच्छी कर लो कुछ भी नहीं होगा। Exactly. तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। मतलब कि आप अपना अगर 100% में से 80% जो है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर लो, सस्ता, क्वालिटी वाला और अच्छा निकाल लो ना,
तो फिर आप ई कॉमर्स मार्केट के अंदर लैग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा मैं एक चीज़ समझता हूँ, लोग बहुत चीख के बताते हैं ये विनिंग प्रोडक्ट है, ये विनिंग प्रोडक्ट है, लेकिन मेरी नज़र में विनिंग प्रोडक्ट वो होता है जिसके ऊपर आपने असल मेहनत की होती है, जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी की होती है, उसकी ऐड की कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, हर चीज़ आपने एक जगह पर लिखी होती है। आपको पता होता है ये जो प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूँ मुझे इधर से इतना रिटर्न आना है, और इसका जो रिटर्न आना है मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं निकाल के रखते तब तक आप एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो विनिंग प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। पहली बात तो ये अपने जहनों से निकाल दो, विनिंग प्रोडक्ट है। जो चीज़ आप बेच सकते हो वही आपका विनिंग प्रोडक्ट है, और उसका जो बेहतरीन तरीका है फलाह भाई ने आपको बड़ी अच्छी तरह बताया। अच्छा यार फलाह भाई मुझे बताएं कि आपने मुझे बता दिया कि आपने सोर्सिंग कैसे की, सारी चीज़ें आपने मुझे बताई। उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे गए हैं, जिस तरह हमारी पहले बात हो रही थी, तो आपने मशीनरी कैसे कैटर की और ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज की थी, मुझे बताएं। अच्छा, जो मशीनरी की कॉस्ट है ना वो बेसिकली पाकिस्तान में बनती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप बाहर से मंगवाते हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं, और ऊपर से बिकॉज एक तो उनकी शिपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर से उनके ऊपर कस्टम बहुत ज़्यादा है, और उनका जो कस्टम क्लियरेंस है उसके लिए टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री थी और जो मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड के ऊपर मैं गया था, जिसकी जो मैंने मशीनरी तैयार करवाई थी वो मैंने पाकिस्तान से तैयार करवाई थी। मशीनरी अब मैंने जो तैयार करवाई थी वो मैंने कराची का एक मैन्युफैक्चर था जिसके थ्रू मैंने वो सारी इन्वेंट्री अपनी सारी मैनेज करवाई थी। बट जो मेरे फ़ोन केसेस की मैन्युफैक्चरिंग थी और जो फ़ोन केसेस जो रॉ फ़ोन केस होता है उसका जो मटेरियल होता है वो बेसिकली मैंने चाइना से मंगवाया था, और चाइना के भी उस मैन्युफैक्चर से मंगवाया था जो ब्रांड्स को दे रहा था। एंड केस्टिफाई अ गुड वेल रेप्यूटेटिव ब्रांड जिसके अंदर बहुत इट कॉस्ट अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमाइजेशन की तरफ आते हो इट्स कॉस्ट अबाउट $180। ओके। और वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से मैंने केस्टिफाई जैसा ब्रांड को मद्देनज़र देखते हुए मैंने उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया। ओके। और जिसकी वजह से मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा है, और मेरे जो डिज़ाइंस थे वो मैंने खुद फाइनलाइज़ किए थे, जिसकी वजह से मुझे जितने भी मेरे इन्फ्लुएंसर्स थे और जिनसे मैंने रब्ता किया था उनकी तरफ से मुझे यही रिस्पांस आया था दैट दीज वर द केस वी वर लुकिंग फॉर, बट हमें यहाँ नहीं मिले। ओके। अच्छा मुझे बताएं कि प्रोसेस क्या होता है, आपका जो केस बनता है उसका प्रोसेस क्या है, क्या कुछ? अच्छा, अगर आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हो तो कस्टमाइजेशन के अंदर 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक तो सब्लिमेशन प्रिंटर लगता है जिसके अंदर आपकी सब्लिमेशन जो भी आपने चीज़ प्रिंट करनी होती है, जो भी आपका डिज़ाइन होता है वो उस प्रिंटर से निकलता है। उसके बाद फिर जो हमारे रॉ केसेस के अंदर एक मटेरियल होता है मेटल प्लेट का, हमने उसको उसके साथ अटैच करके हीट प्रेस के अंदर रखना होता है फॉर 180 डिग्री सेल्सियस एट 20 सेकेंड्स, जिसकी वजह से वो जो इमेज होती है वो उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसको हीट दे के उसके ऊपर चेक करते हैं कि इमेज वाकई सही फॉर्म हुई है या नहीं हुई। उसके बाद फिर हम उसको केस के साथ स्टिक करते हैं और हम उसको इस तरह से टैकल करते हैं कि जब एक पूरा केस तैयार हो जाता है हम उसकी फिनिशिंग टच देते हैं। हम उसको प्रॉपर उसकी काटना, उसको सेट करना, उसके अंदर करके उसकी क्वालिटी एक बार टेस्ट करने के बाद फिर हम उसको कस्टमर को शिप करते हैं, और ये हम विद इन 24 आवर्स करते हैं। ओह नाइस। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आपने मुझे सारा कुछ बता दिया ये सारी चीज़ें, इसके अंदर अब मैं आपसे एक ये सवाल करूंगा क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी एक इशू बना था कि टैक्स लगा दिया था ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर और काफ़ी इस पे हलचल हुई थी। तो अब मुझे बताएं कि जब ये चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट हुई भी थी कि नहीं हुई, और आपने इसको कैसे टैकल किया। अगर आप फ़र्ज़ करें इन फ्यूचर इस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आप प्रॉफिट रेशो को कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, एक चीज़ है, जब टैक्स बढ़ता है ना तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ों की प्राइजेस है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब जो ने हमारा जो टैक्स था जब उन्होंने वो इंक्रीज़ किया, क्योंकि वो एक ये बूमिंग इंडस्ट्री थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट्स भी और नेशनल पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, और बहुत सारे जो लोग थे वो फाइलर भी नहीं थे, जिसकी वजह से उनको टैक्स भी नहीं पड़ रहा था और वो टैक्स चोरी कर रहे थे। जिसकी वजह से मरीम नवाज़ साहिबा ने ये चीज़ की थी कि कोरियर कंपनीज जो हैं जब आप वहाँ से शिप करोगे सामान वगैरह, जो आपको वो पेमेंट्स करेंगे आफ्टर 15 to 20 डेज, उसमें से 18% जो होगी वो रिडक्शन होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसकी भी सिटी के अंदर है, मोस्टली मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कहूँगा क्योंकि मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। और उसके अंदर अगर आप बात करो तो उधर बहुत ज़्यादा हड़तालें की गई थी। हमारे मियाँ बुज़र साहब हैं, उन्होंने वो प्रेसिडेंट हैं उधर के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हड़तालें की थी, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी और गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो रेशो जो है 4% तक गिर गई। अच्छा, गिर गई हुई है, बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा मेरा एक सवाल इसके अंदर इसी सवाल में था कि अगर फ़र्ज़ करें इन फ्यूचर आपके ऊपर इस तरह की कोई इम्पोजिशन होती है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? अच्छा, अगर ऐसा क्या इंक्रीज़ करोगे कि आपको वो प्रॉफिट रेशो उतनी ही मिले जितनी पहले मिल रही थी? अच्छा, अब पाकिस्तान का एक रूल होता है, पाकिस्तान के अंदर
लोग जो होते हैं वो क्वालिटी की तरफ नहीं जाते, वो क्वांटिटी की तरफ जाते हैं. बट जो मोस्ट वेल रेपुटेटिव पीपल हैं वो जाते हैं कि हम लोगों को अच्छी चीज़ मिले. दे डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, दे वरी अबाउट व्हाट दे आर गेटिंग. सो अगर हम जाते हैं उसकी तरफ के अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो बेसिकली ऑल, अगर आप 18% टैक्स की अभी आपने बात की तो शालम हार्लोट दोनों के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, बट आफ्टर द टैक्स रिडक्शन उनके अंदर प्राइसेस लो नहीं हुई. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर आपने टैक्स बढ़ाया है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अपनी जो प्राइसेस है उसकी वजह से हाई की हैं, तो जब वो टैक्स कम हुआ है यू शुड रिड्यूस द प्राइसेस. बट बहुत सारे होलसेलर्स हैं उन्होंने ये रिड्यूस नहीं किया. उन्होंने कहा था कि हम पे अभी भी टैक्स इम्पोज हुआ हुआ है, बट दैट्स ऑल नथिंग. कि आपके जब टैक्स इम्पोज नहीं हुआ हुआ तो यू शुड रिड्यूस द प्राइसेस. जैसे एक चीज़ है कि अगर पेट्रोल का जो रेट है वो 1-2 रुपये गिरता है, बट जब बढ़ता है तो 10-10 रुपये बढ़ता है. ठीक है, अगर अब बात करो कि अगर इन फ्यूचर टैक्स पड़ता है तो हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे. पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना है, आपको ब्रांड बनाना है ना, जब आप एक अच्छी नेटवर्क के ऊपर होगे तो आपके पास इतने लिंक्स होंगे कि आप इसको टैकल इजीली कर सकोगे. ठीक है, आप पे टैक्स होगा बट आपको प्रॉफिट रेशियो इतना हो रहा होगा कि आपको वो टैक्स दुखेगा नहीं. बिकॉज अगर आप टैक्स की बात करें तो वो टैक्स हम पे ही लग रहा है, वो टैक्स हमारे ही चीज़ों के ऊपर हमारी ही नहीं. आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ तो जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स बने हुए हैं क्या वो अपनी क्वालिटी गिरा देंगे या फिर अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप एक महंगी चीज़ निकालोगे लोग इतनी जल्दी बाय नहीं करेंगे. बिल्कुल. अब एक बंदा जो पहले सस्ती चीज़ बेच रहा था, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है इस तरह का, फिर तो उसकी तो मार्केट बिल्कुल खत्म होगी. आपको नहीं लगता कि ये एक एंटरप्रेन्योर जो यंग एंटरप्रेन्योर है जो इस मार्केट में इन हो रहा है उसके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हो जाएगी इस तरह करते हुए? ये ज्यादती है कि बाहर अगर आप किसी भी दुबई के अंदर अगर आप देखें तो दुबई टैक्स फ्री है. दुबई के अंदर अगर कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो बूम करती है तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, सब्सिडी दे देती है. सब्सिडी दे देती है. यहाँ पर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है. यहाँ पर जितना भी इंडिविजुअल सेलर है, अगर आप टैक्स की बात करो, मेरे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो थे, जो मेरे दोस्त हैं, जैसे मेरा कनेक्शन है, उन्होंने मोस्टली मुझे यही रिकमेंड किया था दैट वी शुड शिफ्ट आवर बिजनेस टू दुबई. बट उसके अंदर इशू ये था कि वी वांटेड कि पाकिस्तान का नाम आए, पाकिस्तान से कोई चीज़ निकले, एंड व्हेन वी विल बी इंपोर्टिंग इट टू अदर कंट्रीज, वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर हम पाकिस्तान का नाम लेके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्रांड की बात करूँ, इसके अंदर रास्ता क्लॉथिंग ब्रांड है, बट उन्होंने क्या किया था, उनका एक ही मिशन था कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बन रही है वो बाहर जाके पाकिस्तान के नाम से बिके, कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको बूम मिले. अब अगर ई कॉमर्स वाली साइड के ऊपर आते हैं और ई कॉमर्स के अंदर अगर टैक्स रेशियो बढ़ जाता है, जो क्वालिटी गिरा देते हैं, जो ब्रांड है, जो शुरू से ब्रांड बना रहा होगा उसको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी. बिल्कुल ऐसा. ठीक है, उसको ये टैक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो. हालांकि देखा जाए तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो है वो अल्टरनेटिवली पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही है, क्योंकि जितनी भी आपकी ऐड की कॉस्ट कटती है डॉलर्स में कट रही होती है. आपने अगर जो भी पेमेंट्स करनी है आप उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे होते हो तो उसके ऊपर वैसे ही टैक्स मिल रहा था. हमारी जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, जितना मैंने स्टडी किया हुआ है, दे आर नॉन फाइलर. ठीक है, जितना कारोबार हो रहा है वो फाइलर ही नहीं है. तो हम लोग ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो है वो तो ऑन द स्पॉट आपको दे रही है, कहीं ना कहीं से टैक्स निकाल के दे रही है आपको. तो फिर मुझे लगता है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए ई कॉमर्स वालों को. अच्छा, एनीवेज हम आगे चलते हैं. अच्छा, अब एक सवाल आता है कि पाकिस्तान में जिस तरह आप देखें टिकटॉक एड्स हैं, मेटा एड्स हैं, इसी तरह आपकी गूगल एड्स हैं, तो व्हाट यू प्रेफर कि एज अ ई कॉमर्स ओनर अगर आप इस चीज़ को आपके सामने 3 ऑप्शन रखे जाएं तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, किधर ऐड रन करना चाहिए जिधर से एक अच्छी ऑडियंस आपको कैटर करे? डिपेंड करता है कि आप किस फॉर लोकल मार्केट. फॉर लोकल मार्केट अगर आप पाकिस्तान की तरफ बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक एड्स और मेटा एड्स सबसे बेस्ट हैं. गूगल एड्स यहाँ पे वर्क नहीं करती क्योंकि मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है, ठीक है, वो किस तरफ जा रही होती है, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है, जिसके अंदर उनको कोई चीज़ दिखती है तो वो वहाँ से बाइंग करती है. वो गूगल बहुत कम यूज़ करते हैं. अगर वो गूगल करते भी हैं तो फॉर किसी पर्पस के लिए करते हैं, वो किसी चीज़ को बाय करने के लिए नहीं करते. यस, एग्जैक्टली. ठीक है, तो अगर आप देखें कि मेटा एड्स की तरफ जाते हैं तो मेटा एड्स के अंदर आपका सारा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों, और हमें सबसे पहले चीज़ ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आ कहाँ से रही है, आपकी जो मोस्ट यूज्ड ऐप है वो कौन सी है. अब पाकिस्तान में मोस्ट यूज्ड ऐप की बात की जाए तो वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड टिकटॉक है. टिकटॉक इसकी जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है. नहीं, वैसे एक बात है ना, पाकिस्तान में तो टिकटॉक शॉप बनती नहीं है. हाँ जी. तो उसके लिए आप लोग क्या वे यूज़ करते हैं? अब टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में नहीं बनती तो हम ये करते हैं कि हम टिकटॉक एड्स मैनेजर के थ्रू हम उसकी ऐड लगाते हैं, जो कि एक टिकटॉक शॉप की तरह ही होती है. बट जब तक वो ऐड रन हो रही है तब तक वो शॉप आपकी क्रिएटेड है. जब आपकी ऐड बंद हो जाएगी तो आपकी वो शॉप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. अब यही रूल इंस्टाग्राम का. इंस्टाग्राम शॉप अभी तक अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर. इंस्टाग्राम पे तो ऐड आपकी मेटा से रन हो जाती है. मेटा से जाके आप डायरेक्टली ऐड रन करते हैं. मेटा से रन हो जाती है. बट अगर आप बाहर की ऑडियंस देखें तो बाहर जितने भी ब्रांड्स हैं उनका एक शॉप का ऑप्शन होता है. शॉप का ऑप्शन होता है, वो वहीं से
डायरेक्टली बाइंग कर सकते नहीं, हैं। मैंने जितना देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है वो टिकटॉक शॉप बनाते हैं यूएस वाले नंबर के ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हमने सबको सच बताना है, जो बिल्कुल ऐसे ही। रियलिटी चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर वो बतानी है। तो अगर ये जो वे यूज़ किया जाता है तो इस पर कितनी कॉस्ट लग जाती है, तो ऑब्वियसली हर बंदा कर रहा है ना इस वक्त ऐसे ही ऐसा है। हुआ। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर है हाँ ना, जी। तो अगर आप टिकटॉक शॉप बाहर से बनवाते हो, किसी भी बंदे से आप कंपनी वगैरह रजिस्टर करवा लेते हो, आप अपना सिम वगैरह करते हो, तो उस पर कितनी कॉस्ट आ जाती है? डिपेंडिंग अगर आप यूएसए में कर रहे हो या यूके के अंदर कर रहे हो। यूके के अंदर जो आप रजिस्टर करोगे वो एलटीडी होगी, और जो आप यूएसए में रजिस्टर करोगे वो एलएलसी होगी। अब एलएलसी की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एलएलसी की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम $350 होती है। ओह अच्छा, ठीक है। और अच्छा इसके अंदर मैंने सुना था कि कुछ स्टेट्स हैं यूएस की जिसके अंदर आपको टैक्स कम पड़ रहा होता है, तो कुछ ऐसी रियलिटी है उसके अंदर? आपको कुछ ऐसे स्टेट्स यूएसए के अंदर है जिसके अंदर टैक्स पड़ ही नहीं रहा होता। अच्छा, 0% टैक्स होता है उसके अंदर। सही, तो उधर तो एलएलसी रजिस्टर कराना आपको काफ़ी सही लगेगा। $350 वॉइमिंग। ओके राइट, ठीक है। और एलटीडी का बताएं? एलटीडी के अंदर आपको जो कॉस्ट आएगी जो आपने गवर्नमेंट को इनिशियली पे करनी है, डायरेक्ट आप यूके की गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो आपको £50 लगेगी। अगर आपके पास अपना एड्रेस है यूके का, ठीक है, आप किसी का भी कंफर्म आपका जो एड्रेस है अगर आप वो यूज़ करें जिसके ऊपर आप मेल्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं, और आप अगर आपने जो सिम है वो अगर आप अपने पाकिस्तान किसी जो भी सेलर दे रहे होते हैं अगर आपने उनसे ली हुई है, या आप कोई भी सोशल ऐप यूज़ कर लेते हैं उसके लिए नंबर के लिए, तो आपको जो उसकी कॉस्टिंग है वो अराउंड विद इन $100 में पड़ेगी। ठीक है, ये तो काफ़ी मतलब कि सही है। अच्छा, इन दोनों मतलब कि एलएलसी होगी, एलटीडी होगी, इसके ऊपर आपकी जो टिकटॉक शॉप होती है जिसका आपने भी अभी बात की है, मैंने भी ये पढ़ा है कि बाहर की भी जो ज़्यादातर सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर टिकटॉक शॉप से हो रही होती है। यहाँ पर गूगल से हो रही होती हैं तो टिकटॉक शॉप से बिल्कुल हो ऐसा रही ही है। है। काफ़ी ज़्यादा उसका एक रिटर्न रेशो बड़ी अच्छी है ऐसा ही ना। है। तो आपकी जो एलटीडी और एलएलसी अगर आप बाहर से रजिस्टर करवा दे तो उस पर टिकटॉक शॉप बन जाती हाँ है, जी। फिर आप पाकिस्तान से उसको ऑपरेट कर सकते हैं? पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बट यू शुड हैव अ VPN। ओह VPN, ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आज हम ये वाला सेशन इधर ही कंक्लूड करेंगे क्योंकि फलाह भाई के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो नेक्स्ट इन डेप्थ जो भी मॉड्यूल्स हैं, देखा जाए शॉपिफाई हो गया आपका, टिकटॉक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आपका रिस्पांस ही हमें बताएगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड की कितनी ज़रूरत है। और अगर फिर भी इस पूरे पॉडकास्ट को देखकर आपको लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, आप पूछना चाहेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग एज़ अर्ली अपने नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के अंदर उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और फलाह भाई आप स्टिक आउट हमारे साथ ही रहें, इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड एपिसोड निकालेंगे, तो आई होप वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें।